हेलो बच्चों आज हम लोग अपने ड्यूअल नेचर चैप्टर के लेक्चर नंबर 7 में आ गए। और आज ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर भी है बच्चों। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग ड्यूअल नेचर के न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे। और मैंने लेक्चर के लास्ट में आपसे कहा भी था कि हमें लगता है कि बच्चों कुछ क्वेश्चन हमको और आपको बताना चाहिए, कुछ अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन है, जो कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आज हमने वही कुछ क्वेश्चन लिए हैं बच्चों। ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर का लास्ट लेक्चर भी है बच्चों। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। चलो, तो आज के कुछ क्वेश्चन देखिए। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये आपका 2-3 बार बोर्ड में आ चुका है, रिसेंट अभी 1-2 साल के पहले पेपर में भी बच्चों ही पूछा गया है। तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, बाकी ग्राफ आपको देखो दिख रहा है। मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं देखिए। बोल रहे हैं प्लॉट अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा। तो आप देख रहे हो कि वर्टिकल एक्सिस पे लेमडा, ये लेमडा क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है आप जानते हो बच्चों, वर्सेस 1/√v। ठीक है ना। तो लेमडा और 1/√v के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। और जो v है वो क्या है इसने बताया, देखो बच्चों, वेयर v इज द एसिलरेटिंग पोटेंशियल। ठीक है ना, मतलब आपने किसी चार्ज को एसिलरेट करने के लिए पोटेंशियल अप्लाई किया है ना। जब आप पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो वो पोटेंशियल क्या करेगा, उस चार्ज को पुश करेगा, और वो चार्ज क्या गेन कर लेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। और जब चार्ज मूव करेगा तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट हो जाएगी, तो उसकी वेवलेंथ के बारे में उसने लिखा है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे भी करे हैं। अच्छा, आगे क्या बोल रहे हैं, देखिए, कहते हैं वेयर v इज द एसिलेटिंग पोटेंशियल फॉर टू पार्टिकल्स a एंड b कैरिंग सेम चार्ज बट ऑफ मासेस m1 एंड m2। ठीक है, तो हमने एक एसिलेटिंग पोटेंशियल लगाया है, दो पार्टिकल पे लगाया है बच्चों, दो पार्टिकल, जिसका एक का नाम A है जो ग्राफ में भी दिया, और दूसरा पार्टिकल B है। दोनों में हमने सेम पोटेंशियल अप्लाई किया है। दोनों के चार सेम है, जो पार्टिकल है उनके चार सेम है, लेकिन उनके मासेस डिफरेंट है। और बोल रहा है m1 इज ग्रेटर देन m2। तो एक का मास m1 है, एक का मास क्या है बच्चों, m2 है। और बोला m1 इज ग्रेटर देन m2 है, और m1 m2 से ग्रेटर है। कहता है विच वन ऑफ द टू रिप्रेजेंट अ पार्टिकल ऑफ ए स्मॉलर मास इन y। ठीक है, तो आपने ये बताना है बच्चों, ये जो a एंड b है, ठीक है ना, इसमें से एक का मास m1 होगा, एक का मास क्या होगा, m2 होगा। तो आपने बताना है कि a का मास कितना है और b का मास कितना है। बोलो ना, देखिए, विच वन ऑफ द टू रिप्रेजेंट अ पार्टिकल ऑफ स्मॉलर मास। जैसे इसने बोला ना, देखो कि m1 इज ग्रेटर देन m2, तो किसका मास स्मॉलर है, m2 मास स्मॉलर है। तो आपने बताना है इसमें स्मॉलर मास किसका है, ए का मास स्मॉलर है कि बी का मास स्मॉलर है। मतलब आपने पहचानना है कि इसमें m1 वाला कौन सा पार्टिकल है और m2 वाला कौन सा पार्टिकल है। ठीक है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन को हम स्लोप मेथड से करते हैं बच्चों। ये आपका स्लोप मेथड से ऐसे क्वेश्चन ज्यादा सूटेबल होते हैं। हमने कैपेसिटेंस के चैप्टर में भी एक ऐसा क्वेश्चन किया है बच्चों, तो वो भी हमने स्लोप मेथड से ही किया है। अभी रिसेंटली हमने कैपेसिटर का एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें भी ऐसा किया है। तो आप समझो, इसका सॉल्यूशन समझो बच्चों। सबसे पहले तो आपने क्या करना है समझना, इन क्वेश्चन का क्या तरीका है बच्चों। देखो, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जिन दो के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया, लेमडा और रूट वी, 1/√v के बीच में एक रिलेशन फॉर्म करनी है बच्चों। देखो, तीन चीज के बीच में रिलेशन फॉर्म करनी है। एक तो जिनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया, लेमडा और 1/√v, और किसकी बात हो रही है बच्चों, मास की बात हो रही है। क्योंकि हमको लेमडा और रूट वी के हेल्प से या 1/√v के हेल्प से मास लाना होगा। ठीक है, तो जिन दोनों की बात ग्राफ में हो रही है और जो हमें लाना है, पहले उनके बीच में एक रिलेशन हमने फॉर्म करनी है। मींस हमें रिलेशन बनानी है लेमडा 1/√v और किसके बीच में बच्चों, मास के बीच में एक रिलेशन फॉर्म करनी है। जब वो रिलेशन आ जाएगी तो फिर ग्राफ में जाएंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन ग्राफ से सॉल्व नहीं होगा बच्चों। हाँ, फाइनली लास्ट में ग्राफ से सॉल्व होगा, लेकिन ग्राफ में जाने से पहले आपने लेमडा 1/√v और मास में रिलेशन बनानी है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के क्वेश्चन हमने इससे पहले भी मैंने आपको बताया बच्चों, अल्फा एंड प्रोटॉन वाला एक क्वेश्चन बताया था इसी चैप्टर में। तो पीछे क्वेश्चन भी देखिएगा। तो क्या होता है देखो, तो क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट है बच्चों, आपने दो पार्टिकल लिए, है ना, एक पार्टिकल ए लिया, एक पार्टिकल बी लिया, और इन पार्टिकल में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। उस पोटेंशियल डिफरेंस में मान लो पार्टिकल रेस्ट में थे, और आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। उस पोटेंशियल डिफरेंस ने वर्क किया, क्या किया, चार्ज को मूव करने के लिए वर्क किया। ठीक है, तो पोटेंशियल के हेल्प से हमने चार्ज को क्या किया, मूव किया। तो पोटेंशियल ने वर्क किया, और उस पोटेंशियल के वर्क के हेल्प से उन पार्टिकल ने क्या गेन कर ली बच्चों, काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली। तो ऐसे कंसेप्ट के क्वेश्चन में पीछे भी चैप्टर में किए। तो क्या बोलते हैं बच्चों, वर्क डन बाय अप्लाइड पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इसका ये कंसेप्ट है।
ठीक है, क्योंकि आपने पोटेंशियल लगाया, पोटेंशियल ने उनको रेस्ट से किस में ले आया, मोशन में ले आया, और किसी भी चीज को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए वर्क करना पड़ता है। ये वर्क कौन कर रहा है बच्चों, अप्लाइड पोटेंशियल। तो अप्लाइड पोटेंशियल ने क्या काम किया, चार्ज को मूव करने का काम किया, मींस क्या गेन कर दी इनको, काइनेटिक एनर्जी गेन करा दी। तो क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय अप्लाइड पोटेंशियल। इसका ये कंसेप्ट है बच्चों, वर्क डन बाय अप्लाइड पोटेंशियल। इस कंसेप्ट पे बेस इस चैप्टर में बहुत से क्वेश्चन होते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे क्वेश्चन करिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन चैप्टर से। तो वर्क डन बाय अप्लाइड पोटेंशियल, वर्क डन बाय अप्लाइड पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। मैं भी किसी पार्टिकल का नाम नहीं ले रहा हूं बच्चों, फिर ए एंड बी बाद में बात करेंगे। गेन इन काइनेटिक एनर्जी, समझ रहे, ठीक बच्चों। बस ठीक। वर्क डन बाय अप्लाइड पोटेंशियल जानते हो कितना होता है, चार्ज इनटू अप्लाइड पोटेंशियल। पोटेंशियल वी बोल रहे हैं बच्चों, मैं चार्ज को क्यू बोल रहा हूं, दोनों पार्टिकल का चार्ज सेम है। अभी तो हम एक जनरल कंडीशन लिख रहे हैं, फिर ए एंड बी की बात बाद में करेंगे। ठीक है, तो वर्क डन बाय अप्लाइड पोटेंशियल होता है चार्ज इनटू अप्लाइड पोटेंशियल। गेन इन काइनेटिक एनर्जी जानते हो बच्चों कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ना, ये वी बच्चों पोटेंशियल वाला है, वो वी स्पीड वाला वी है। ठीक है, देखो आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए क्या चाहिए होता है बच्चों, होता है ना लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, स्पीड ऑफ द पार्टिकल चाहिए होती है। तो आप इससे स्पीड ऑफ द पार्टिकल निकाल लोगे और स्पीड ऑफ द पार्टिकल को डी ब्रॉगली वेवलेंथ के फॉर्मूले में पुट कर दोगे। तो देखो कितना आ जाएगा बच्चों, वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2qv बाई कितना m। ठीक है ना, स्पीड का स्क्वायर कितना होगा, 2 से क्रॉस कर दो, m को नीचे ले जाओ, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, ये हो गया बच्चों v स्क्वायर इज इक्वल टू 2qv बाई m। तो v कितना हो गया, रूट 2qv बाई m। मैं इधर लिख दे रहा हूं, तो देयरफॉर v कितना आ गया बच्चों, रूट कितना 2qv, इस v को स्मॉल v लिख लो बच्चा, ये तो दो v आपको भी कंफ्यूज करेंगे, 2qv बाई m। ठीक है, तो वो चार्ज पार्टिकल इतनी स्पीड गेन कर लेंगे अगर आप उनको क्या करते हो, v पोटेंशियल लगाकर एसलेट करते हो। और बस जब कोई चार्ज पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल रेस्ट से मोशन में आएगा तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट हो जाती है बच्चों, यही कंसेप्ट हमने पीछे थ्योरी में पढ़ा था। और उस को क्या बोलते हैं, हाँ, तो क्या होगा, तो हमने कहा जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट से मोशन में आएगा, ठीक है, तो वो क्या कर लेगा और एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट हो जाएगी, नोन एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो अब मैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ देता हूं बच्चों, लिखेंगे देयरफॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज, देयरफॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज, अब आप इससे डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल लोगे, वो क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम, और मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक बच्चों, अब इस v की वैल्यू है ना, ये जो आपने v ऊपर कैलकुलेट किया, उस v की वैल्यू इधर क्या कर दोगे बच्चों, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा h ओवर m। v कितना आ गया बच्चों हमारा, स्पीड हो गई 2qv बाई कितना m। ठीक है, चेक करो बच्चों, ये आ गया 2qv बाई m आ गया ना। ठीक है, देखिए हमने इस v की वैल्यू इधर पुट कर दी। ठीक है ना, अब देखो थोड़ा सॉल्व कर लो उसको, देखो इस रूट एम से ये m, रूट एम टाइम चले जाएगा बच्चों, तो ऊपर आएगा रूट एम इंटू 2qv, तो रूट 2m qv लिख देते हैं इसको बच्चों। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट शीट में लिख देता हूं इसको। तो देयरफॉर लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, h अपॉन रूट 2m qv, रूट 2m qv। और एक बात समझो बच्चों, अगर किसी बच्चों को ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद हो, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत से क्वेश्चंस में लगता है, तो अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद हो जाए प्रैक्टिस करते करते, तो आप इस फॉर्मूले को, इस स्टेप को डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो बच्चों। ठीक है, डिपेंड करता है कि, है ना, कि अगर आपको याद हो, अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो पूरे कंसेप्ट से करिए, जैसे हमने पूरा सॉल्व करके किया। ठीक है, तो ऐसे पूरे से करिए, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो आप उस स्टेप को डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। अब मैंने क्या बोला था बच्चों, देखो ध्यान देना, हमारे क्वेश्चन में तीन चीज की बात हो रही है, किस किस की बात हो रही है, लेमडा,
1/√v, और हमें मास बताना है कौन मोर और कौन लेस है। ठीक है, किसका मास मोर किसका मास लेस है। तो इन तीनों की बात करते हैं बच्चों। अब आते हैं अपनी जो हमारे लास्ट में रिलेशन है। देखो इसमें चेक करो इस रिलेशन में क्या क्या फैक्टर ए एंड बी के लिए कांस्टेंट है, क्या फैक्टर वेरी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो एस तो प्लैंक कांस्टेंट, इसका नाम ही कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम है। टू नंबर है, दोनों के मास डिफरेंट है बच्चों, तो मास वेरिएबल है ना। क्यू दोनों का उसने बोला है कि चार सेम है बच्चों, चार जरूरी नहीं कि हमेशा सेम होगा, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है तो क्यू भी सेम है ना। और ठीक है बच्चों, और दोनों के लिए अप्लाइड पोटेंशियल भी क्या है बच्चों। चलो अप्लाइड पोटेंशियल तो मुझे चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, देखो एच को हटा देता हूं, टू को हटा देता हूं, और क्या करता हूं, क्यू को हटा देता हूं। ये ऐसे कर लीजिए। अगर आप नहीं हटाना चाहते हो तो एक अच्छा ऐसे भी कर सकते हो कि लेमडा, एक काम करो बच्चों, चलो एच कॉन्स्टेंट फैक्टर को नहीं हटा रहे, हटा के भी कर सकते हो और बिना हटाए भी कर सकते हो। चलो नहीं हटाते हैं, ऐसा करते हैं, मैं एक काम करता हूं, मैं रूट वी को अलग कर ले रहा हूं बच्चों, कि क्वेश्चन में 1/√v की बात हो रही है बच्चों। ऐसा कर लेते हैं, पहले पहले रूट वी को अलग कर लो। पहले देखो ना, आपको क्वेश्चन में किसकी बात की है उसने, 1/√v। तो ठीक है बच्चों, तो मैंने 1/√v अलग कर लिया। ठीक है ना, समझिए। देखिए अब इसको आप क्या लिख दोगे, लेमडा इज इक्वल टू 1/√v इंटू इतना फैक्टर अलग कर दो, h/√2m3। अब मैं क्या करता हूं, 1/√v वाले फैक्टर को लेमडा के साथ ले जा रहा हूं। ठीक है ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने कहा कि इस क्वेश्चन को हम स्लोप मेथड से करेंगे बच्चों। स्लोप होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, ऐसे क्वेश्चन मैंने पीछे भी कराया इस चैप्टर में। ठीक है, तो क्या होता है, स्लोप होता है टेन थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर आप जब स्लोप निकालोगे इन ग्राफ का तो क्या आएगा, लेमडा अपॉन 1/√v, परपेंडिकुलर बेस का रेशियो आएगा। तो इसीलिए मैं लेमडा और रूट वी को एक साथ ले जा रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो देखो हम 1/√v को लेमडा, ये पूरा रूट वी ले जा रहा हूं बच्चा, ये एस सच पूरा ऐसा हम इसके नीचे लिख देते हैं। तो आ जाएगा 1/, मैं लेमडा अपॉन 1/√v किसके बराबर आ जाएगा, h/√2m3। अब एक काम करो बच्चों, अब देख लो इसमें जो कांस्टेंट एंड वेरिएबल की बात है, देखो h कांस्टेंट फैक्टर है दोनों, है ना, इसका तो नाम ही कांस्टेंट है। दोनों पे चार सेम है, बाकी टू एक नंबर है। तो दोनों का क्या डिफरेंट है बच्चों, मास डिफरेंट है। तो H2 और Q को हटाकर प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा लो बच्चों। तो आप इसको ऐसे ले सकते हो फाइनली कि लेमडा अपॉन 1/√v इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m। लिख सकते हैं बच्चों इसको ऐसा। ठीक है, लेमडा अपॉन 1/√v इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m। बस ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था ना बच्चों, देखो इन्हीं तीन की बात क्वेश्चन में हो रही है, इन दोनों के बीच में ग्राफ दिया और ये आपसे पूछ रहे हैं। तो बस ठीक है, हम उन्हीं तीनों को हमने क्या कर दिया, रिलेट कर लिया। अब चलते हैं बच्चों वापस ग्राफ में। ठीक है बच्चों, अब है ना, इसको हम करते हैं स्लोप मेथड से। अब मैं क्या करता हूं समझना बच्चों, अब मैं ए एंड बी का क्या करता हूं, स्लोप निकाल लेता हूं। स्लोप जानते हो बच्चे, कोई भी लाइन है ना, कोई भी स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल से जितने एंगल बनाती है उस एंगल के 10 को उस लाइन का स्लोप कहते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ एंगल वगैरह मार्क कर लेता हूं बच्चों, मान लेता हूं ठीक है ना, कि जो बी वाली लाइन है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है बच्चों, θ1। और ए वाली लाइन मान लीजिए हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, θ2 बना रही है। ठीक है बच्चों, मैंने वाला जो बी वाला लाइन है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, θ1, ए वाली लाइन बना रही है θ2। आप बाकी θ1 θ2 किसी को मान सकते हैं, आपकी चॉइस है, मैंने ऐसे माना है। ठीक है, और स्लोप के लिए मुझे क्या चाहिए होगा बच्चों, अगर देखो मैं θ1 का 10 निकाल लूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेट 10 ऑफ दिस θ1 गिव द स्लोप ऑफ बी एंड 10 ऑफ θ2 गिव द स्लोप ऑफ ए। तो अब स्लोप के लिए क्या करते हैं बच्चों, मैं यहां से कुछ लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, बी से भी लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, है ना। स्लोप के लिए आप क्या करोगे, कुछ लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब यहां से भी मैं क्या करता हूं, ए से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है,
तो हमने देखो बी का एक ट्रायंगल बना लिया बच्चों, क्योंकि टेन थीटा निकालने के लिए आपको ट्रायंगल चाहिए, और ए का एक ट्रायंगल बना लिया बच्चों। ठीक है, चलो अब ग्राफ की बात करते हैं। अब आगे लिखते हैं, देखो कहते हैं फ्रॉम ग्राफ। अब हम ग्राफ के बेस पर बोल रहे हैं बच्चों। अगर हम ग्राफ में चले जाए, है ना, फ्रॉम द ग्राफ, क्या बोलते हैं, फ्रॉम द ग्राफ। अब समझना बच्चों ध्यान से इस बात को। फ्रॉम द ग्राफ, अगर आप ग्राफ में देखो तो थीटा वन इज मोर देन थीटा टू है। आपको थीटा वन बड़ा दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है। तो क्या बोल देंगे, थीटा वन इज मोर देन थीटा टू। अब स्लोप के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों, टेन थीटा। तो टेकिंग टेन बोथ द साइड, तो जब हम दोनों साइड टेन लिखेंगे तो हो जाएगा टेन थीटा वन इज मोर देन टेन थीटा टू। ठीक बच्चों, अच्छा अब देखिए टेन थीटा वन किस ट्रायंगल में आ रहा है, बी ट्रायंगल में आ रहा है। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेमडा को। बेस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वन अपॉन रूट बी। तो टेन थीटा वन किसका रेशियो दे रहा है बच्चों, परपेंडिकुलर बेस मींस लेमडा अपॉन वन अपॉन रूट वी का। किसके लिए, बी के लिए। तो इससे हमें किसका रेशियो मिल रहा है बच्चों, लेमडा अपॉन वन अपॉन रूट वी। देख लो, चेक कर लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और किसके लिए, ग्राफ बी के लिए, इज मोर देन। सिमिलरली चेक कर लो टेन थीटा वन, देखो टेन थीटा टू, सॉरी टेन थीटा टू बच्चों किस वाले ग्राफ में आ रहा है, ए वाले ट्रायंगल में आ रहा है, या ए वाले ग्राफ में आ रहा है। अगेन इट गिव क्या, टेन थीटा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लेमडा और वन अपॉन रूट वी का रेशियो किसके लिए, ए के लिए। तो ये आ जाएगा आपका लेमडा अपॉन वन अपॉन रूट वी फॉर ए। ठीक है ना। तो टेन थीटा वन भी आपको लेमडा अपॉन वन अपॉन रूट वी का रेशियो दे रहा है, लेकिन बी वाले के लिए, और ये ए वाले ग्राफ के लिए बस। ठीक है, और देखो वन अपॉन लेमडा अपॉन वन अपॉन रूट वी किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों, वन अपॉन रूट एम के। तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, वन अपॉन रूट एम फॉर बी इज मोर देन, इसको भी क्या लिख दोगे, वन अपॉन रूट एम फॉर ए। ठीक बच्चों, अब रेसिप्रोकल कर लीजिए। आप जानते हो कि रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाता है, मोर बिकम लेस। तो ये आ जाएगा वन अपॉन रूट एम, सॉरी रेसिप्रोकल करना है, रूट एम फॉर बी इज लेस देन क्या, रूट एम फॉर ए। अब अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो तो क्या रहेगा, मास ऑफ बी इज लेस देन मास ऑफ ए। ठीक बच्चों, तो क्या पता लगा, इसने बोला था कि स्मॉलर या हैवियर, जो भी बोला है क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द टू पार्टिकल ऑफ ए स्मॉलर मास एंड वाई। तो किसका मास कम है बच्चों, देख रहे हो आप क्वेश्चन में। ठीक है, बी का मास कम है एज कंपेयर टू क्या, ए। ठीक है, तो बी इज ऑफ स्मॉलर मास एज कंपेयर टू क्या, ए। अब वो देखो सीधे सीधे आई गया कि बी का मास ए से कम है, और ये पूछ रहा है किसका मास किससे कम है। ठीक बच्चों, तो देखो मेन है यहाँ पर ना, ये वाली कैलकुलेशन है मेन ऑफ ए ग्राफ। देखो ये मैथ, ऐसे ग्राफ के क्वेश्चन बच्चों आपको पीछे के चैप्टर्स में मिलेंगे, आपको कैपेसिटेंस में मिलते हैं, रजिस्टर में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। ये इनका मेथड, स्लोप मेथड एक सूटेबल मेथड है। आप जितने भी क्वेश्चन ऐसे वाले स्लोप मेथड से कर सकते हो। मैंने पहले भी कहा था कि बुक में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करते हैं, थियोरेटिकल वे में भी करते हैं, लेकिन एक मैथमेटिकल वे अगर आप बना लोगे, ठीक है, हो सकता है एक दो स्टेप ज्यादा हो जाए, लेकिन आपको नई नई बातें नहीं करनी पड़ेंगी। ये बात अगर आप सीख गए तो स्लोप एक अच्छा मेथड होता है इसके लिए, तो स्लोप मेथड से करो। ठीक बच्चों, चलो इसको नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लेते हैं, आप नोट कर लो जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके। ठीक बच्चों, चलो अब सेकंड शीट नोट कर लो। ठीक है, चलो ये भी नोट कर लिया होगा बच्चों आपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका 2000 मतलब किसी ईयर में, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2012 या 13 के आसपास किसी ईयर में पूछा गया है बोर्ड में। समझना बच्चों, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, रीड कर लेते हैं पहले। देखो
क्या बोल रहे हैं, यूजिंग आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, जानते हो है ना, थ्योरी में हमने पूरा पढ़ा है बच्चों। शो हाउ द कट ऑफ वोल्टेज, इसे कट ऑफ पोटेंशियल भी कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो कहता है यूजिंग आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन शो हाउ द कट ऑफ वोल्टेज एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल ग्राफ। मतलब आपने क्या करना है, किसके बीच में, मतलब आपने आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज करना है और उसके हेल्प से आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड के बीच में एक रिलेशन बतानी है, और वो रिलेशन ग्राफ के हेल्प से बतानी है बच्चों। फिर समझो क्या यूज करना है आपने, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज करके स्टॉपिंग पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन बतानी है विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। ग्राफ वगैरह कैसे बनाएंगे समझना बच्चों। चलिए पहले आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात करते हैं। तो आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन सब बच्चे जानते हैं बच्चों, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ये होता है बच्चों, माइनस क्या, वर्क फंक्शन W नॉट, ये होता है आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अभी हम इसको थ्रेशोल्ड के टर्म में लिख देंगे बच्चों, मैंने W नॉट लिखा है। अच्छा, तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू H इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस H इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक बच्चों, लेकिन अब आपको क्या चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। चलो इसके इक्वेशन 1 डाल लेते हैं। अब आप जानते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन होती है। तो नाउ अब मेरे पास एक रिलेशन है बच्चों, क्या होता है, वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल EV नॉट इज इक्वल टू क्या, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ये सब थ्योरी में पढ़ा है बच्चों, पीछे की थ्योरी चेक करो। ठीक है, तो ये आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन हो गई, और ये एक रिलेशन हम पढ़ते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में, कि वर्क डन बाय अप्लाइड पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बस ठीक है। अब इस काइनेटिक एनर्जी को आप EV नॉट ले सकते हो, है ना, ऐसे कर लो, चलो ऐसे कर लो, इस काइनेटिक एनर्जी को EV नॉट लिख लेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, अगर ये वैल्यू मैं पुट कर दूं तो इक्वेशन 1 मेरी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी को पुट कर दूं कितना, EV नॉट, तो हो जाएगा EV नॉट इज इक्वल टू H इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस H इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक बच्चों, बात समझ रहे है ना। अब ध्यान दीजिएगा, देखो अब मैं क्या करता हूं, इस E से, है ना, इक्वेशन को क्या करता हूं, डिवाइड कर लेता हूं बच्चों, पूरी इक्वेशन को E से डिवाइड कर देता हूं, तो आ जाएगा V नॉट इज इक्वल टू H इंटू E, H बाई E इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस H म्यू नॉट अपॉन कितना, E। चाहो तो आप इसे W नॉट भी चाहो तो ले सकते हो, इसने आपसे लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में ही बोला है। ठीक है, तो इसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं बच्चों, है ना, इसे आप चाहो तो इसे आप W नॉट अपॉन E भी कह सकते हो। चलो ऐसे ही रहने, तो थ्रेशोल्ड के बारे में बोला तो हम थ्रेशोल्ड दिखा रहे हैं। अब ये एक इक्वेशन बन गई बच्चों हमारी। अब इस इक्वेशन को H इन E था ना बच्चों, H इंटू E। ठीक है, अब आप एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जानते हो बच्चों, है ना, एक होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, है ना, ठीक है, अगर इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करें बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू, ऑन कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन, on comparing the above equation by क्या होता है, y is equals to mx plus c। ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना, ध्यान देना बच्चों। तो अगर हम इसको ऊपर वाली इक्वेशन को कंपेयर करें तो देखो, वर्टिकल एक्सिस पे क्या आएगा हमारा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। इस ये जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन होती है बच्चों, मैं से बता देता हूँ डायग्राम में आपको, ऐसा होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कोई बोले इस लाइन को प्लॉट कर दीजिए किसी ग्राफ में, तो ये ऐसा होता है बच्चों, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है ना, ये हमारा क्या होता है y, ये हमारा क्या होता है x, है ना,
और यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट होता है जिसे हम बोलते हैं m, और इसे बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन, मतलब ये इस लाइन का स्लोप हुआ बच्चों। स्लोप मतलब समझते हो, ये अभी हमने पीछे क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप क्या हुआ, m इस लाइन का स्लोप हुआ, और c क्या हुआ, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस होता है, इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ये लाइन y पे जो इंटरसेप्ट कर रही है उसे हम c कहते हैं बच्चों, ऐसा होता है ना। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन को ऐसे ड्रॉ करते हैं, है ना। ये वर्टिकल एक्सिस पे y है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे x है ना। इस लाइन का स्लोप टेन थीटा से निकाल सकते हैं, जिसे m से रिप्रेजेंट करते हैं, इस m को टेन थीटा भी ले सकते हैं, और c क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ठीक है। तो देखो अगर हम कंपेयर करें तो हमारा वर्टिकल एक्सिस पे क्या आएगा बच्चों, v नॉट आएगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कौन आएगा, देखो कंपेयर करो, अगर आप इनको कंपेयर करो तो देखो यहाँ पर जो v नॉट है y के इक्विवेलेंट है। स्लोप कितना है बच्चों, h अपॉन ई के बराबर है। आपका देखो x की जगह पर क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी आएगी, और ये इंटरसेप्ट ऑन क्या आएगा, y एक्सिस। तो मैं इसी बेस पे ग्राफ बना लेता हूँ बच्चों। अब मैं एक प्रॉपर ग्राफ बना देता हूँ इसी बेस पर, ठीक बच्चों। ये तो मैंने एक y इक्वल टू एम एक्स सी का आपको ग्राफ एक समझाने के लिए बताया था। अब हम अपने क्वेश्चन का जो ग्राफ है उसकी बात करते हैं बच्चों, ध्यान देना बच्चों, इसको बना लेते हैं। ठीक बच्चों, तो आपने क्या करना है, देखो एक लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब समझना बच्चों, देखो तो हमारा हमने कहा कि देखो वर्टिकल एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इस पे तो क्या प्लॉट कर देंगे बच्चों, हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखेंगे, ठीक है। तो मेरी इस एक्सिस पे क्या आएगा बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। दिस इज, है ना, वर्टिकल एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल को लिखोगे अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन है बच्चों, ये जैसे हमने लिखा है ना। फिर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या लिखोगे, फ्रीक्वेंसी। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या रहेगी बच्चों, आपकी फ्रीक्वेंसी आ रहेगी। फिर हमने कहा देखो इस ग्राफ का जो स्लोप है, जैसे अगर आप ग्राफ का स्लोप निकालोगे बच्चों, वो एच अपॉन ई के बराबर होगा। मतलब ये थीटा निकालोगे, टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, एच अपॉन ई के बराबर आएगी। और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कितना आएगा, ये आपका इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस हो गया बच्चों, कितना ये, मतलब यहाँ पे इसको ऐसे मार्क कर देते हैं, ये आएगा बच्चों आपका यहाँ पर माइनस कितना है, एच म्यू नॉट अपॉन कितना ई, या से डब्ल्यू नॉट अपॉन ई भी कह सकते हो, है ना। ये कितनी वैल्यू है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है एक्चुअली, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ये हुआ आपका कितना, माइनस एच नॉट बाई ई, या ऐसे डब्ल्यू नॉट बाई ई भी कह सकते हो, ठीक है। तो ग्राफ ऐसा बनेगा बच्चों, बात समझ रहे हैं। तो ये ग्राफ बनाने की बात कर रहा था, बोला था उसने, देखिए कि आप क्या करिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और, है ना, किसके बीच में, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर अगेन सेंसिटिव मटेरियल, और स्टॉपिंग के बीच में क्या करिए, ग्राफ प्लॉट कर दिए, ठीक है बच्चों। तो आप इसे नोट कर लो बच्चों, है ना, इसको नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, नोट करना है इसको।
ठीक है, नोट कर लिया होगा बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। ठीक, तो इस इक्वेशन का ध्यान करिए, मैंने इसीलिए आपको इस साइड में बताया कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को ऐसे प्लॉट करते हैं, है ना। y वर्टिकल पर होता है, x हॉरिजॉन्टल पर होता है ना। और ये जो है ना तो क्या होता है, और देखो ये फैक्टर कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट, थ्रेशोल्ड फिक्स होता है मटेरियल टू मटेरियल, और ई क्या है, कांस्टेंट। तो उसे इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस बनाते हैं। इसे आप मैंने कहा डब्ल्यू नॉट अपॉन ई भी ले सकते हो माइनस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। हाँ, अब इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो बच्चों। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पीछे भी करा रखा है बच्चों। क्या बोल रहे हैं, देखिए बोल रहे हैं अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल। तो आपने दो पार्टिकल लिए, एक प्रोटॉन लिया, अल्फा पार्टिकल लिया, दोनों को सेम पोटेंशियल लगाकर क्या किया, एक्सेलरेट किया। जैसे अभी हमने पीछे बच्चों एक ग्राफ वाला क्वेश्चन किया ना, उसमें ए और बी दो पार्टिकल थे जिनको हमने एक्सेलरेट किया था पोटेंशियल लगा के। इस बार वो पार्टिकल प्रोटॉन और अल्फा है। ठीक है, बोल रहे हैं विच वन ऑफ देम होगा, ये बच्चों गलत लिख गया है, विच वन ऑफ देम, ये होगा देम, इसमें एक एम जोड़ना है बच्चों हमने ना। ठीक है, ये होगा देम, थोड़ा सा रब कर देता हूँ, चलो ये एम होगा बच्चों, देम होगा देम, हाँ देम लगा दिए, चलो ठीक है। कहता है विच वन ऑफ देम हैज, पहला पार्ट है ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद इट, मतलब आपने बताना है कि अल्फा एंड प्रोटॉन में किसका डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा बच्चों, एक तो ये बताना है आपने। ठीक है, फिर बोल रहे हैं लेस काइनेटिक एनर्जी, और इन दोनों में से काइनेटिक एनर्जी किसकी लेस होगी। ठीक बच्चों, जस्टिफाई योर आंसर, मतलब आपने सीधे गैस करके नहीं बताना है, मतलब प्रॉपर कैलकुलेशन के थ्रू ही बताना है। चलिए पहले पहले पार्ट की बात करते हैं बच्चों। तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि हमने दो पार्टिकल लिए, प्रोटॉन एंड क्या, अल्फा पार्टिकल, और दोनों को एक्सेलरेट किया बाई अप्लाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस, और आपने बताना है किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, लेमडा अपॉन लेमडा ओवर एच अपॉन एम वी। देखो आप एच प्लैंक कांस्टेंट है, प्रोटॉन अल्फा के मासेस भी जानते हो, क्या चाहिए उनकी स्पीड चाहिए बच्चों। ठीक है ना, तो इसकी स्पीड के लिए वही कंसेप्ट है जो अभी हमने पीछे पढ़ा बच्चों, क्या, वर्क डन बाय अप्लाइड पोटेंशियल। मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, वैसे पीछे मैंने भी लिखा था एक क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, वर्क डन बाय अप्लाइड पोटेंशियल, एक बार फिर लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं, अप्लाइड पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो जाए तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चों, वैसे अगर आप पोटेंशियल लगाकर एक्सेलरेट कर रहे हो तो लेमडा का फॉर्मूला होता है लेमडा इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m QV, ऐसे करके। नहीं याद है तो फिर ऐसे कर लीजिए। तो क्या होता है, वर्क डन बाय पोटेंशियल चार्ज इनटू अप्लाइड पोटेंशियल गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। यहां से आप स्पीड निकाल लो बच्चों, है ना, तो जाता है स्पीड का स्क्वायर। अभी हमने पीछे जस्ट एक क्वेश्चन पहले पीछे किया है, ये हो जाता है आपका 2QV बाई कितना बच्चों, m, तो स्पीड आ जाती है हमारी कितना, रूट 2QV बाई m। ठीक है, बस अब स्पीड के हेल्प से आप क्या निकाल लोगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना, देयरफॉर लेमडा। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा कितना होता है बच्चों, लेमडा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन एम वी, दैट मीन्स मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। अब आप वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दो बच्चों ना, तो आ जाएगा एच अपॉन वी की वैल्यू लगा दीजिए, कितना हो जाएगा m, और v की वैल्यू आप देख रहे हो बच्चों कितनी है, 2QV बाई m। ठीक है ना, अब इस m से रूट m से m रूट m टाइम चले जाएगा बच्चों, तो फिर आ जाएगा लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m QV। ठीक बच्चों, अच्छा देखो आप कुछ फैक्टर इन दोनों में कॉमन, जैसे दोनों को सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया है, तो ऐसे करो, देखो h दोनों पार्टिकल के लिए सेम है, 2 तो नंबर है सेम ही हुआ, मास दोनों के डिफरेंट है, चार्ज दोनों के डिफरेंट है, v दोनों के लिए क्या है बच्चों, सेम। तो जो सेम फैक्टर है उनको हटाकर क्या कर दीजिए, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा दीजिए। तो लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन रूट m इंटू क्यू, रूट m इंटू क्यू। ठीक बच्चों, बस अब क्या करिए, आपसे बोल रहे हैं क्या बताइए किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्यादा होगी,
किसमें, प्रोटॉन और अल्फा में। तो ऐसा करो, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, मोर और लेस पता लग जाएगा बच्चों। ऐसा करते हैं, देखो कौन कौन है, प्रोटॉन और अल्फा। तो लेमडा फॉर प्रोटॉन अपॉन लेमडा फॉर क्या, अल्फा। ठीक है ना। तो कितना आएगा बच्चों, देखो ये इसका रेसिप्रोकल है तो क्रॉस में आ जाएगा। प्रोटॉन का डेटा इधर आएगा, अल्फा का डेटा इधर आएगा, जानते हो इनवर्स में क्या होता है। तो इधर कितना आएगा, मास ऑफ अल्फा चार्ज ऑन अल्फा, मास ऑफ अल्फा चार्ज ऑन अल्फा ओवर मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑन प्रोटॉन। अब बच्चों ये जानते हैं, ऐसी बात पीछे भी है ना, इसी चैप्टर में 2-3 जगह आई है। अल्फा का मास प्रोटॉन से 4 टाइम मोर होता है और अल्फा का चार्ज प्रोटॉन से 2 टाइम मोर होता है। कहते हैं ना अल्फा इज इक्विवेलेंट टू हीलियम। ठीक है, और हीलियम क्या होता है, 2He4 है ना, या 4He2। तो फिर अल्फा का मास प्रोटॉन से 4 टाइम और अल्फा का चार्ज प्रोटॉन से 2 टाइम हो रहा है। तो वैसे लिख दीजिए बच्चा ना, तो ऐसे कह सकते हो क्या, मैं चलो नेक्स्ट शीट में लिख देता हूं। तो कितना आ गया, लेमडा ऑफ प्रोटॉन अपॉन लेमडा ऑफ अल्फा। तो जैसे हमने कहा, जो अल्फा का मास है, सुनो बच्चों देख लो, चेक कर लो। तो अल्फा का मास 4 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, तो जाएगा 4 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन, और अल्फा का चार्ज 2 टाइम द चार्ज ऑन प्रोटॉन हो जाएगा, ओवर नीचे क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक बच्चों, मास एंड चार्ज कैंसिल हो जाएंगे, तो लेमडा ऑफ प्रोटॉन ओवर लेमडा ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो √8 हो जाएगा बच्चों, ऊपर हो जाएगा, तो 2√2 लिख दें इसको। तो आ गया लेमडा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 2√2 टाइम्स ऑफ लेमडा ऑफ अल्फा। तो प्रोटॉन की वेवलेंथ, भाई 2√2 1 से बड़ा नंबर है, तो क्या बोलेंगे कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा है बच्चों, प्रोटॉन। इसने लेस बोला था, मोर बोला था, ग्रेटर वैल्यू। तो ठीक हो गया, क्या आ गया फिर आपका, किसकी वैल्यू ग्रेटर हो गई, तो लेमडा फॉर प्रोटॉन इज मोर देन, सॉरी, इज मोर देन द लेमडा ऑफ अल्फा। ठीक बच्चों, बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, प्रोटॉन की वेवलेंथ ज्यादा है, किससे, अल्फा से प्रोटॉन की वेवलेंथ ज्यादा। ठीक है, एक तो ये बात थी, एक बात और है बच्चों, अभी एक पार्ट और है इसमें। ठीक है, ये तो था फर्स्ट पार्ट आई थिंक ना, हमने को फर्स्ट पार्ट नहीं डाला ना बच्चों, 2 पार्ट थे बेसिकली, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, पार्ट 1 डाल दे रहे हैं। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि लेस काइनेटिक एनर्जी। अब इन दोनों में से काइनेटिक लेस होगी बच्चों। तो देखो बच्चों, बहुत से तरीके हमने क्या किया है, होने को देखो इनकी स्पीड का रेशियो भी निकाल लिया है बच्चों, मतलब सॉरी इनकी स्पीड आ गई है। देखो आपके पास स्पीड है, आप स्पीड के हेल्प से है ना क्या निकाल सकते हो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, है ना। या काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट ये भी देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय अप्लाइड पोटेंशियल इनटू वी, लेकिन वी दोनों के लिए सेम है। तो एक काम करो, देखो आपके पास स्पीड तो आ गई है बच्चों ना, स्पीड आ गई है, ठीक है ना। स्पीड के हेल्प से आप क्या निकाल लो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। जैसे देखो, अब हम काइनेटिक एनर्जी के लिए करते हैं, सेकंड पार्ट में जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी के लिए कर लेते हैं। चलिए पहले मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख रहा हूं बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv²। ठीक बच्चों, हाफ mv²। और अगर आप v² की वैल्यू देखो, ये बच्चों देखो v² की वैल्यू कितना है, 2 की v/m। तो मैं v² की वैल्यू पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा, देखो हाफ m, v² कितना है देखो चेक करो, कितना है बच्चों, 2 की v/m, 2 की v/m, यह है 2 q v कितना m। ये डायरेक्टली भी q इंटू वी लिख सकते थे, मैंने कहा चलो ऐसे कर लेते हैं, हाफ m देखो तो कितना आ गया, चार्ज इंटू पोटेंशियल। ये बात आप डायरेक्ट यहां से भी कह सकते थे, मैं यही बात बोल रहा था बच्चों कि आप इसको ऐसे भी कह सकते थे, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, QV के बराबर है। वही बात ऐसे आ गई, चलेगी बात, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, ठीक है। अब आप देखो बच्चों, V तो दोनों के लिए सेम है, V दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो जिसका चार्ज मोर है उसकी काइनेटिक एनर्जी मोर होगी, हमसे मोर बोला लेस बोला है, देखो हमसे बोल रहा है लेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो क्या है देखो बच्चों, अब चार्ज ऑन अल्फा इज मोर देन द चार्ज ऑन क्या, प्रोटॉन।
ये आपसे से लेस बोला है तो ऐसे बोल लो, चलो ये चलो एक ही बात है ना। तो चार्ज ऑन एल्फा, क्योंकि वी दोनों के लिए सेम है, इज मोर देन द चार्ज ऑन प्रोटॉन, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा इज मोर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। वैसे आपसे लेस पूछा है तो ऐसे बोल लो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा। और देखो वाले स्टेप को बच्चों डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये स्टेप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, काइनेटिक एनर्जी Q इंटू वी के बराबर होती है, वो आप ऐसे भी कह सकते थे, देखो Q इंटू वी, ठीक है। चलो एक ही बात है, वो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, है ना, ठीक है, जैसे क्लिक कर जाए दिमाग में। मैं पहले वही बोल रहा था, फिर मैंने कहा चलो ऐसे भी करके भी दे सकते हो, ऐसे भी आ गया, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन बच्चों, इसको भी नोट कर लो, ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है बच्चों, है ना। चलो स्टार्टिंग से शीट 1 से नोट करो उसको जल्दी से, ठीक बच्चों। एक शीट ही हो गई, इसका सेकंड शीट ये है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। ये जेई में किसी ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, है ना, सुनना ध्यान से, हाँ देखो क्या बोल रहे हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m एट रेस्ट डीकेज इनटू टू पार्टिकल ऑफ मासेस m1 एंड m2। तो एक मास कैपिटल M था बच्चों, उसका डीके हो गया, जैसे डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं। तो एक बड़ा मास दो मास में टूट गया, मतलब ना ऐसे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जैसे एक हैवी न्यूक्लियर दो छोटी न्यूक्लियर में टूट जाए, दो या दो से ज्यादा छोटी न्यूक्लियर में टूट जाए तो फ्यूजन कहते हैं। तो वो यहाँ पर भी हो रहा है। तो M का डीके हो गया, एक बड़ा मास M दो छोटे मास M1 M2 में ब्रेक हो गया, ठीक है, हैविंग नॉन जीरो वेलोसिटी। तो देखो जो बड़ा मास था वो तो रेस्ट में था, लेकिन जो दो छोटे मास बने वो मूव कर रहे, बोल रहे ना, देखिए हैविंग नॉन जीरो वेलोसिटीज। तो पहला रेस्ट में था, बाकी दो मूव कर रहे। कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द टू पार्टिकल। तो वो दो छोटे पार्टिकल बने जो मूव कर रहे हैं, उनका डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो बता रहे हैं बच्चों। देखो सिंपल सा है, इसमें एक कंसेप्ट लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा बच्चों। ऐसा हुआ, देखो एक बड़ा मास था M, ध्यान दीजिएगा, एक मास था M, ठीक है, कैपिटल मास M था, इसके दो फ्रेगमेंट हो गए, है ना, कैसे भी हुआ, डीके हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, जो कह लीजिए। तो क्या हुआ, इस ये M मास दो मास में ब्रेक हो गया, ठीक बच्चों। ये किस में था, रेस्ट में था बच्चों, ये पहला वाला मास। अब इसका डीके हुआ, इसके दो फ्रेगमेंट हो गए। एक मान लो फ्रेगमेंट हो गया जिसका मास है M1, इसका एक फ्रेगमेंट हो गया जिसका मास है M1 मान लो, दूसरा एक फ्रेगमेंट हो गया जिसका मास क्या है M2, ठीक बच्चों। और बोल रहे हैं कि ये जो M1 M2 मूव कर रहे हैं, भाई मूव कर रहे हैं तभी डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा, अगर ये दोनों रेस्ट में होते तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती नहीं बच्चों, कि मूविंग पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है। अब बात ये आई, ठीक है ना, कि ये मूव करेंगे, इनकी स्पीड कितनी होगी और किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इसका कंसेप्ट है बच्चों क्लास 11th का, ठीक है ना, आपने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो बच्चों, ये पार्टिकल पहले वाला जो मास था वो रेस्ट में था, तो इसका मोमेंटम जीरो था, और डीके हुआ, तो डीके होने में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, कोई इंटरनल रिएक्शन हुई होगी जिससे डीके हो गया, इसका डीके हो गया होगा। तो डीके में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, और अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो आप जानते हो क्या लगता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो मोमेंटम बिफोर डीके होगा वही मोमेंटम आफ्टर डीके होगा, और बिफोर मोमेंटम कितना है बच्चों, डीके से पहले मोमेंटम जीरो, तो डीके के बाद भी मोमेंटम क्या होगा, जीरो ही होगा बच्चों। और मोमेंटम जीरो कब होगा, जब ये एक दूसरे के मोमेंटम को क्या कर देंगे बच्चों, कैंसिल आउट। जैसे मान लो M1 मास V1 स्पीड से मूव किया टुवर्ड्स लेफ्ट, तो M2 मास इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा कितनी स्पीड से बच्चों, V2 स्पीड से, मान लेते हैं। बात सुन मेरे, क्योंकि M1 M2 एक दूसरे के मोमेंटम को क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाकर क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और नेट मोमेंटम जीरो हो जाएगा। जैसे आपने क्लास 11 में रिकॉइल ऑफ अ गन पढ़ा आपने, कि जब हम क्या करते हैं, गन से बुलेट फायर करते हैं, ठीक है, तो फायरिंग से पहले गन रेस्ट में होती है तो मोमेंटम जीरो होता है। जब आप फायर करते हो तो बुलेट आगे जाती है, गन पीछे जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि देखो फायरिंग से पहले मोमेंटम जीरो था, और फायरिंग में कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती नहीं है, ठीक है, गन बुलेट पे फोर्स लगा रही है, तो इंटरनल मैटर है ये। तो कहते हैं कि जब गन आगे जाएगी तो जब बुलेट आगे जाएगी तो गन पीछे जाएगी। क्यों, क्योंकि फायरिंग से पहले मोमेंटम जीरो था, तो फायरिंग के बाद में मोमेंटम जीरो होना चाहिए।
और क्या करेगा, गन बुलेट के मोमेंटम को क्या करेगी, कैंसिल आउट, है ना, क्योंकि गन आगे, बुलेट आगे गई तो गन पीछे जाएगी, वो एक दूसरे के मोमेंटम को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, तो नेट मोमेंटम आफ्टर भी जीरो रहेगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है बच्चों, अगर ये लेफ्ट को जाएगा तो वो राइट को जाएगा, ये अप जाएगा तो ये डाउन जाएगा, मतलब एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे, ठीक बच्चों। और दोनों का मोमेंटम भी क्या होगा, सेम ही होगा बच्चों। दोनों का मोमेंटम सेम होगा तभी तो एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, कैंसिल आउट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या m1v1 इक्वल टू क्या m2v2। तो क्या लगाएंगे हम, बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या लगाएंगे, बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बोल लो लीनियर मोमेंटम कहते हैं, क्योंकि एक एंगुलर मोमेंटम भी होता है बच्चों, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, लीनियर मोमेंटम। तो बाय द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होगा, तो इसका मोमेंटम उसके मोमेंटम के क्या हो जाएगा, बराबर। तो m1v1 विल बी इक्वल टू क्या बच्चों, m2v2। ये एस के मोमेंटम को p1 बोल लो, इसके मोमेंटम को क्या बोल लो, p2। तो दोनों का मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा बच्चों। और जब मोमेंटम सेम होगा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ भी क्या होगी, सेम ही होगी बच्चों, क्योंकि लेमडा क्या होता है, h अपॉन मोमेंटम। नाउ अब क्या होता है, ठीक है ना, अब हम जानते हैं क्या होता है नाउ। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा कितना होता है बच्चों, h अपॉन p, ठीक है। तो बस ठीक है, क्योंकि दोनों का मोमेंटम सेम है भाई, h तो दोनों के लिए सेम ही और दोनों का मोमेंटम भी सेम है, तो दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी बच्चों, मतलब रेशियो निकालोगे तो 1:1 आ जाएगा, है ना। लिखेंगे सिंस p1 इज इक्वल टू p2 देयरफॉर lambda 1 इज इक्वल टू lambda 2, तो इसका रेशियो निकाल लो, देयरफॉर lambda 1 by lambda 2 इज इक्वल टू 1:1 का रेशियो आ जाएगा, ठीक बच्चों। तो इसमें 1:1 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट है बच्चों, बात मेरे, ठीक है। तो इसे भी नोट कर लो, बाकी समझ गए होगे बच्चों, है ना, पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक बच्चों, तो देखो अब हमने इस ड्यूअल नेचर चैप्टर के बच्चों मैंने आपको सफिशिएंट क्वेश्चन करा दिए ना, ठीक है। आज भी देखो हमने इतने क्वेश्चन किए, और अब हमें लगता है कि हमने काफी क्वेश्चन आपको सफिशिएंट, है ना, क्वेश्चन करा दिए। इतने कुछ क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे बच्चों तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बोर्ड में, इससे ज्यादा अलग हटके क्वेश्चन नहीं आते। और ड्यूअल नेचर में इसी टाइप के कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन ज्यादा करो बच्चों, डायरेक्ट न्यूमेरिकल काम आते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन किए वही क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक बच्चों। तो हमारे मॉडर्न फिजिक्स में एक चैप्टर हमने बच्चों कंप्लीट कर लिया, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। इसके बाद अभी मॉडर्न फिजिक्स में 3 चैप्टर और बचते हैं बच्चों, एक एटम, फिर न्यूक्लियाई, और फिर क्या होता है आपका सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर एटम है, ठीक है बच्चों। तो जल्दी हम लोग एटम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक बच्चों। पहले इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, है ना। मॉडर्न फिजिक्स का मैंने आपको बताया था बच्चों करीब 19 मार्क्स का वेटेज होता है, और मॉडर्न फिजिक्स फर्स्ट बुक इलेक्ट्रोस्टैट से, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ज्यादा इजी मानी जाती है, ठीक है। तो मॉडर्न को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, मतलब 19 मार्क्स का वेटेज है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो फुल मार्क्स भी ला सकते हो, या 1-2 मार्क्स, मतलब 19 में आप 17-18 भी स्कोर कर सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ टॉपिक भी कम होते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम होते हैं, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक बच्चों। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अगले चैप्टर हम एटम को जल्दी स्टार्ट करेंगे। और उधर हमने फर्स्ट बुक में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए बच्चों, हमारा एक इलेक्ट्रोस्टैट का चैप्टर 1, चैप्टर 2, दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए। उधर हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और बच्चों आप लोग से हम लोग देखो, हमेशा मैं आपको लास्ट में वीडियो के कहता हूँ कि इन वीडियो को आप लोग बच्चों क्या करो, शेयर किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बोर्ड, अब तो आपके बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, हार्डली 1 मंथ बचा है आपका, ठीक है। तो इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ऐसे कोई बच्चे हों, ठीक है, जो ट्यूशन वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते बच्चों, तो उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाओ, उनकी हेल्प होगी आपके थ्रू, ठीक है। और जैसे आपके भी साथ वाले बच्चे रहते हो, ये जानने में, रिलेशन में जानने में रहते हो बच्चों, कि आउट ऑफ सिटी रहते हो, तो उनको भी साथ भी इन वीडियो को शेयर करो और वीडियो को लाइक भी किया करो। और मैंने बार बार आपसे कहता हूँ कि आपको कोई डाउट है बच्चों, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें डाउट है, किसी न्यूमेरिकल में डाउट है,
तो बच्चों उसको मैसेज किया करो हमें, है ना, हमें मैसेज के थ्रू बताया करो, है ना, अपने कमेंट्स किया करो बच्चों, ठीक है। और अपने दोस्तों से कहो कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। हम साइड बाय साइड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज भी बना रहे हैं, तो जो बच्चे, ठीक है, जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ऑब्जेक्टिव के लिए भी, है ना, मतलब उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनको हेल्प करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों 12th में बोर्ड में भी आती हैं, 11th में भी आते हैं, 12th में भी आते हैं, तो 11 12 वाले बच्चों भी देखो, उनसे आपको हेल्प मिलेगी, कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक बच्चों। चलो आज इस वीडियो को एंड करते हैं, अब अगला नए चैप्टर्स के बाद एटम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।